साथियों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे विनिर्माण उद्योग के बारे में। आइए समझें। दिवाली के अवसर पर हरीश अपने माता पिता के साथ बाजार गया। उन्होंने उसके लिए कपड़े तथा जूते खरीदे। उसकी माँ ने बर्तन, चीनी, चाय व मृदा के दीप खरीदे। हरीश ने देखा कि दुकानें अत्यधिक सामान से भरी थी। चीज़ों को इतनी अधिक मात्रा में देखकर वह हैरान था। उसके पिता ने समझाया कि जूते, कपड़े, चीनी आदि बड़े उद्योगों में मशीनों द्वारा बनाए जाते हैं। छोटे उद्योगों में बर्तन बनाए जाते हैं तथा दीप जैसी चीज़ें व्यक्तिगत तौर पर कारीगरों द्वारा घरेलू उद्योगों में बनाई जाती हैं। क्या आप इन उद्योगों के विषय में जानते हैं? आइए देखें। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करके मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कागज लकड़ी से, चीनी गन्ने से, लोहा इस्पात लौह अयस्क से तथा एल्युमिनियम बॉक्साइट से निर्मित है। क्या आप यह भी जानते हैं कि कई किस्म के कपड़े ऐसे रेशों से बनते हैं जो रेशा उद्योग में बनते हैं। द्वितीयक कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी तथा पेय पदार्थों संबंधी उद्योगों में लगे श्रमिक इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कुछ व्यक्ति सेवाएं प्रदान करने में रोजगार पाते हैं। इस अध्याय में हम द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत विनिर्माण उद्योगों के विषय में पढ़ेंगे। किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योगों के विकास में मापी जाती है। विनिर्माण का महत्व। विनिर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की तथा विशेषतः आर्थिक विकास की ऋण समझे जाते हैं, क्योंकि विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, वरन द्वितीयक व तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। देश में औद्योगिक विकास बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित थे। जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। वे देश ही विकसित हैं जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। भारत का विकास विविध व शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं। उदाहरणार्थ, भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर हैं तथा इनके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक पाइप, मशीनें व कृषि औजार आदि पर किसान निर्भर है। इसलिए विनिर्माण उद्योग के विकास तथा स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला है, अपितु उत्पादन प्रक्रिया भी सक्षम हुई है। आज वैश्वीकरण के युग में हमारे उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी तथा सक्षम होने की आवश्यकता है। केवल आत्मनिर्भरता ही काफ़ी नहीं है। हमारी वस्तुएं गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हों, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान पिछले 2 दशकों से
सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान 27% में से 17% ही है, क्योंकि 10% भाग खनिज खनन, गैस तथा विद्युत ऊर्जा का योगदान है। भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों में विनिर्माण का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का 25 से 35% है। पिछले एक दशक से भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी की यह दर अगले दशक में 12% अपेक्षित है। वर्ष 2003 से विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9 से 10% प्रति वर्ष की दर से हुआ है। उपयुक्त सरकारी नीतियों तथा औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी के नए प्रयासों से अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि विनिर्माण उद्योग अगले एक दशक में अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है। इस उद्देश्य से राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद यानी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल की स्थापना की गई है। औद्योगिक अवस्थिति उद्योगों की स्थापना स्वभावतः जटिल है। इनकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक पूंजी शक्ति के साधन तथा बाजार आदि की उपलब्धता से प्रभावित है। इन सभी कारकों का एक स्थान पर पाया जाना लगभग असंभव है। फलस्वरूप विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त है जहां ये कारक उपलब्ध हों अथवा जहां इन्हें कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सकता है। औद्योगिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ साथ नगरीकरण प्रारंभ होता है। कभी कभी उद्योग शहरों में या उनके निकट लगाए जाते हैं। इस प्रकार औद्योगिकरण तथा नगरीकरण साथ साथ चलते हैं। नगर उद्योगों को बाजार तथा सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, नगर उद्योगों को बाजार तथा सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक तथा वित्तीय सलाह आदि उपलब्ध कराते हैं। नगर केंद्रों की द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, जिसे समूहन बचत यानी एग्लोमेरेशन इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ऐसे स्थानों पर धीरे धीरे बड़ा औद्योगिक समूह स्थापित हो जाता है। स्वतंत्रता से पहले अधिकतर विनिर्माण उद्योग स्वतंत्रता से पहले अधिकतर विनिर्माण उद्योगों की स्थापना दूरस्थ देशों से व्यापार पर आधारित थी, जैसे मुंबई, कोलकाता व चेन्नई आदि। परिणामस्वरूप कुछ एक नगर औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे जो ग्रामीण कृषि पृष्ठ प्रदेश यानी हिंटरलैंड से घिरे थे। अब हम देख लें उद्योग बाजार संबंध। आप देख रहे हैं बाजार। सबसे पहले आप निवेश देख रहे हैं। निवेश किस चीज़ में? कच्चे माल अथवा उसके घटक और उत्पादन घटक में भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी की इंफ्रास्ट्रक्चर यानी उसकी अवसंरचना। फिर परिवहन, परिवहन में के बाद कारखाना, कारखाना के बाद तैयार माल और उत्पाद, फिर उसके लिए परिवहन, और फिर वो बाजार में आएगा। बाजार में पूंजी और पूंजी के बाद फिर निवेश की प्रक्रिया। ये प्रक्रिया चलती रहेगी। किसी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण उसकी न्यूनतम उत्पादन लागत से निर्धारित होता है। सरकारी नीतियों तथा निपुण सरकारी नीतियों सरकारी नीतियों तथा निपुण श्रमिकों की उपलब्धता भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करती है। उद्योग की आदर्श अवस्थिति आप देख रहे हैं। उस स्थान पर कच्चा माल प्राप्त करने की लागत, उत्पादन के वितरण की लागत, उस स्थान पर उत्पादन की लागत और उस स्थान पर उद्योग की स्थापना का निर्णय। तो ये उद्योग की आदर्श अवस्थिति है, जिसमें आपने देखा कि उस स्थान पर कच्चा माल प्राप्त करने की लागत, उस स्थान पर उत्पादन की लागत, उस स्थान पर उद्योगों की स्थापना का निर्णय, उत्पादन के वितरण की लागत।
अब हम देख लें उद्योगों का वर्गीकरण। अब हम देख लेते हैं उद्योगों का वर्गीकरण। रोजमर्रा के इस्तेमाल की विभिन्न औद्योगिक उत्पादों की सूची बनाएं, जैसे ट्रांजिस्टर, बिजली का बल्ब, वनस्पति तेल, सीमेंट, कांच का सामान, पेट्रोल, माचिस, स्कूटर वाहन, दवाइयाँ आदि। यदि हम विशेष मापदंडों के आधार पर विभिन्न उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं तो विनिर्माण को आसानी से समझ सकेंगे। उद्योगों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, यानी कृषि आधारित, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, रबर, चीनी, चाय, कॉफी तथा वनस्पति तेल उद्योग। खनिज आधारित में लोहा तथा इस्पात, सीमेंट, एल्यूमीनियम, मशीन, औजार तथा पेट्रो रसायन उद्योग। प्रमुख भूमिका के आधार पर आधारभूत उद्योग, जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं, जैसे लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन व एल्यूमीनियम प्रगलन उद्योग। उपभोक्ता उद्योग में जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे चीनी, दंत मंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन आदि। पूंजी निवेश के आधार पर एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। यह निवेश सीमा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है। यह निवेश मूल्य समय के साथ बदला गया। वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए तक जो है स्वीकार्य है। स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी भेल तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल आदि। निजी क्षेत्र के उद्योग, जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में और उसके द्वारा संचालित अथवा लोगों के स्वामित्व में या उनके द्वारा संचालित है, जैसे टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग आदि। संयुक्त उद्योग में वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, जैसे OIL यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड। अब हम देख लें सहकारी उद्योग, जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है। संसाधन का कोष संयुक्त होता है तथा लाभ हानि का विभाजन भी आनुपातिक होता है, जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल पर आधारित उद्योग। कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर भारी उद्योग, जैसे लोहा तथा इस्पात आदि। हल्के उद्योग, जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन करते हैं, जैसे विद्युतीय उद्योग। क्रियाकलाप में आप देख रहे हैं कच्चा माल और तैयार माल की मात्रा और भार के आधार पर निम्न के 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। तेल, सिलाई मशीन, बुनने की सिलाई, पोत निर्माण, पीतल के बर्तन, विद्युत बल्ब, फ्यूज तार, पेंट के ब्रश, घड़ियाँ, मोटर गाड़ी। कृषि आधारित उद्योग, सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल आदि उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित हैं। वस्त्र उद्योग में भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व है, क्योंकि इसका उद्योग उत्पादन में महत्वपूर्ण यानी 14% योगदान है। इनका महत्वपूर्ण योगदान है। यह लगभग क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है, देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला से परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। अब हम इसी में देख लें सूती वस्त्र उद्योग। प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई और हथकरघा बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे।
18वीं शताब्दी के बाद विद्युतीय करघों का उपयोग होने लगा। औपनिवेशिक काल के दौरान हमारे परंपरागत उद्योगों को बहुत हानि हुई, क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड के मशीन निर्मित वस्त्रों से स्पर्धा नहीं कर पाए। आप चित्र में देख रहे हैं कि वस्त्र उद्योग में अतिरिक्त मूल्य उत्पाद, पहले आप देख रहे हैं क्या, रेशा उत्पादन। रेशा उत्पादन के बाद धुनाई कताई, फिर उसकी बुनाई, रंगाई का परिष्करण, फिर वस्त्र निर्माण। अब जो कच्चा रेशा है उसी से रेशा उत्पादन हुआ, सूत यानी धुनाई कताई सूत, फिर बुनाई हुई यानी कपड़ा बना, और रंगाई व परिष्करण तो वस्त्र गारमेंट के रूप में, फिर वस्त्र के रूप में भी निर्माण हुआ जो निर्यात योग्य बन गया, एक्सपोर्ट किया जा सकता है। वस्त्र उद्योग में अतिरिक्त मूल्य उत्पाद आप देख सकते हैं। पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में लगाया गया। यूरोप दो विश्व युद्धों से जूझ रहा था तथा भारत इंग्लैंड के अधीन था। ऐसे में इंग्लैंड में कपड़े की मांग आपूर्ति हेतु भारतीय सूती वस्त्र उद्योगों को प्रोत्साहन मिला। सूती वस्त्र उद्योग हम देख रहे हैं, प्राचीन नवंबर में यद्यपि कताई आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्रों तक ही सीमित थे। कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पत्तनों की समीपता, श्रम, नमी युक्त जलवायु आदि कारकों ने इसके स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया। इस उद्योग का कृषि से निकट का संबंध है और कृषकों, कपास चुनने वालों, गांठ बनाने वालों, कताई करने वालों, रंगाई करने वालों, डिजाइन बनाने वालों, पैकेट बनाने वालों और सिलाई करने वालों का यह जीविका प्रदान करता है। इस उद्योग के कारण रसायन, रंजक, मिल स्टोर तथा पैकेजिंग सामग्री और इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ती है। फलस्वरूप इन उद्योगों का विकास होता है। यद्यपि कताई कार्य महाराष्ट्र, गुजरात तथा तमिलनाडु में केंद्रित है, लेकिन सूती, रेशम, जरी, कसीदाकारी आदि में बुनाई के परंपरागत कौशल और डिजाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्रीकृत है। भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है, लेकिन बुना वस्त्र कम गुणवत्ता वाला है, क्योंकि यह देश में उत्पादित उच्च स्तरीय धागे का अधिक प्रयोग नहीं कर पाता। बुनाई का कार्य हथकरघों, विद्युत करघों व मिलों में होता है। हाथ से बुनी खादी की कुटीर उद्योग के रूप में बुनकरों को उनके घरों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करता है। महात्मा गांधी ने सूत कातने की तथा खादी बनाने पर क्यों बल दिया? क्योंकि महात्मा गांधी ने सूती उद्योग, खादी को देश का प्रतीक बना दिया, आज़ादी का प्रतीक और क्रांतिकारियों का प्रतीक बनाने का प्रयास किया। हमारे देश में विद्युत चालित करघों तथा हथकरघों द्वारा निर्मित लूमेज की अपेक्षा कारखानों द्वारा निर्मित लूमेज को कम रखना क्यों महत्वपूर्ण है? भारत जापान को सूत निर्यात करता है। भारत जापान को सूत का निर्यात करता है। भारत में बने सूती वस्त्र के अन्य आयातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोपीय देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका तथा अफ्रीका के देश। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वस्त्र उत्पादन 2009-10, 2010-11 के देख लें आंकड़े तो कारखाने 3.3 और
2010-11 में 3.5 हो गया। विद्युत करघे 84 थे, फिर 84.1। हथकरघे में देखें 11.3, 2010-11 में 11.1, अन्य में 1.3%। तो ये बुनाई, कटाई तथा अन्य प्रक्रमण का 90% विकेंद्रीकृत क्षेत्र है। सूती रेशे के विश्व व्यापार में हमारे देश की भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग है। हमारे कताई कारखाने विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और हम जो सूत पैदा करते हैं उसका उपभोग करने में सक्षम हैं, लेकिन बुनाई और कताई तथा प्रक्रमण इकाइयों देश में उत्पन्न किए गए उच्च कोट के धागे का उपयोग नहीं कर पाती हैं। इस क्षेत्र में कुछ ही बड़े और आधुनिक कारखाने हैं तथा अधिकतर छोटी व बिखरी हुई इकाइयाँ ही हैं जिसका उत्पादन स्थानीय बाजार की मांग को ही पूरा कर पाता है। यह यह उद्योग की एक बड़ी कमी है, जिसके परिणामस्वरूप हमारे बहुत से कताई करने वाले सूती धागे का निर्यात करते हैं, जबकि परिधान निर्माताओं को कपड़ा आयात करना पड़ता है। धागा 85 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। अगर यह पतलून के रूप में बेचा जाए तो इसकी कीमत 800 रुपये प्रति किलोग्राम है। रेशे से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े से परिधान बनाने के लिए प्रत्येक चरण में मूल्य वृद्धि होती है। हमारे लिए अधिक मात्रा में धागे के निर्यात की अपेक्षा अपने बुनाई क्षेत्र को सुधारना क्यों आवश्यक है? यद्यपि लंबे रेशे वाली कपास के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है, तथापि इसे आयात करने की आवश्यकता महसूस की जाती है। विशेषतः बुनाई व अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनियमित विद्युत आपूर्ति की दूर करने तथा नई मशीनरी के उपयोग की आवश्यकता, अन्य समस्याओं में कम श्रमिक उत्पादकता तथा कृत्रिम वस्त्र उद्योग में से प्रतिस्पर्धा आदि है। चित्र में आप देख रहे हैं भारत में सूती, ऊनी तथा रेशम वस्त्र उद्योगों का वितरण। आप देख रहे हैं जो ब्लैक कलर में है, गोले के रूप में सूती वस्त्र है, जिनमें उज्जैन, देवास, इंदौर, वर्धा, जलगांव, औरंगाबाद, पुणे, मुंबई, सूरत, राजकोट, पोरबंदर, अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश का देख लें तो मुरादाबाद, आगरा, कानपुर, और इधर पश्चिम बंगाल की तरफ हावड़ा, बीकरा, मुर्शिदाबाद, हुगली, और इधर तमिलनाडु की तरफ मदुरई, चेन्नई। तो ये सूती वस्त्र हैं। ऊनी वस्त्र को देख लें बेंगलुरु, मुंबई, जामनगर, अहमदाबाद, बीकानेर, जयपुर, ग्वालियर, पानीपत, गुरुग्राम, आगरा, अमृतसर, लुधियाना, श्रीनगर, मिर्ज़ापुर। तो ये सभी ऊनी वस्त्र उद्योग हैं। रेशम वस्त्र में देख लें तो रेशम वस्त्र जो है जहाँ जहाँ पाया जाता है उनमें है कोलार, बेंगलुरु, मैसूरू, बारामूला। भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा बांग्लादेश के पश्चात दूसरा बड़ा निर्यातक भी है। वर्ष 2010-11 में भारत में लगभग 80 पटसन उद्योग थे। इनमें अधिकांश पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक सकरी मेखला में स्थित है। पहला पटसन उद्योग कोलकाता के निकट रिसरा में 1855 में लगाया गया। 1947 में देश के विभाजन के पश्चात पटसन मिलें तो भारत में रह गईं, लेकिन 3/4 जूट उत्पादक क्षेत्र
पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश में चले गए। हुगली नदी पर इनके हुगली नदी पर हुगली नदी तट पर इनके स्थित होने के लिए निम्न कारण हैं। पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता, सस्ता जल परिवहन, सड़क, रेल व जल परिवहन का जाल, कच्चे माल का मीलों तक ले जाने में सहायक होना। कच्चे पटसन को संसाधित करने में प्रचुर जल, पश्चिम बंगाल तथा समीपवर्ती राज्य उड़ीसा, बिहार व उत्तर प्रदेश से सस्ता श्रमिक उपलब्ध होना। कोलकाता का एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा और जूट के सामान के निर्यात के लिए पत्तन की सुविधाएं प्रदान करना आदि सम्मिलित है। इस उद्योग में वर्ष 2010 से 11 में पटसन उद्योग प्रत्यक्ष रूप से 3.7 लाख श्रमिकों को और जूट व मेस्टा की खेती करने वाले अन्य 40 लाख छोटे व सीमांत कृषकों को रोजगार मुहैया कराता था। इस उद्योग से अनेक लोग अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। इस उद्योग इस उद्योग की चुनौतियों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्त्रों में से और बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, मिस्र तथा थाईलैंड जैसे अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा शामिल है। यद्यपि पटसन पैकिंग पैकिंग की अनिवार्य प्रयोग की सरकारी नीति के कारण इसकी घरेलू मांग बढ़ी है, तथापि मांग बढ़ाने हेतु उत्पाद में विविधता भी आवश्यक है। सन 2005 में राष्ट्रीय पटसन नीति अपनाई गई, जिसका मुख्य उद्देश्य पटसन का उत्पादन बढ़ाना, गुणवत्ता में सुधार, पटसन उत्पादक किसानों को अच्छा मूल्य दिलाना तथा प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ाना था। पटसन के प्रमुख खरीदार अमेरिका, कनाडा, घाना, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया हैं। बढ़ते वैश्विक पर्यावरण अनुकूलन, जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के लिए विश्व की बढ़ती जागरूकता ने पुनः जूट उत्पादों के लिए अवसर प्रदान किया है। चीनी उद्योग भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ व खांडसारी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है तथा ढुलाई में इसके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। चीनी उद्योग की आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए? वर्ष 2010 से 11 में देश में 662 से अधिक चीनी मिलें थी, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में फैली हैं। चीनी मिलों का 60% उत्तर प्रदेश तथा बिहार में है। यह उद्योग मौसमी है तथा अतः सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? पिछले कुछ वर्षों से इन मिलों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसका मुख्य कारण यहाँ के गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा है। अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु भी गुणकारी है। इसके अतिरिक्त इन राज्यों में सहकारी समितियाँ भी सफल रहीं। इस उद्योग की प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार हैं। इस उद्योग का अल्पकालिक होना, पुरानी व असक्षम तकनीक का इस्तेमाल, परिवहन असक्षमता से गन्ने का समय पर कारखानों में न पहुंचना तथा खोई का अधिकतम इस्तेमाल न कर पाना। खनिज आधारित उद्योग वे उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। क्या आप इस वर्ग में आने वाले कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं? आइए देखें। लोहा तथा इस्पात उद्योग। लोहा तथा इस्पात उद्योग को हम देख लें। लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इनसे बनी मशीनरियों पर निर्भर हैं। विविध प्रकार की इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है।
इस्पात के उत्पादन क्रियाकलाप में देख लें, इस्पात से बनी उन सभी वस्तुओं की सूची बनाइए जो आप सोच सकते हैं। अब हम देख लें, इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्रायः एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। लोहा तथा इस्पात एक भारी उद्योग है, क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा तथा तैयार माल दोनों ही भारी और स्थूल होते हैं और इसके लिए अधिक परिवहन लागत की आवश्यकता होती है। इस उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग 4:2:1 का है। यानी लौह अयस्क, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात 4:2:1 का है। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैग्नीज की कुछ मात्रा की भी आवश्यकता होती है। इस्पात उद्योगों की आदर्श स्थापना कहाँ होनी चाहिए? निर्मित माल, यानी यह याद रहे कि इससे निर्मित माल को बाजार तथा उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए सक्षम परिवहन की आवश्यकता है। वर्ष 2018 में भारत 106.5 मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर था। यह स्पंज लौह का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात के अधिक उत्पादन के बावजूद भी 2018 में यहाँ प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति खपत केवल 70.9 किलोग्राम थी, जबकि इसी समय विश्व में प्रति व्यक्ति औसत खपत 224.5 किलोग्राम थी। कुछ आंकड़े आप देख लीजिए। भारत में कुल इस्पात उत्पादन 2012 मीट्रिक टन में उत्पादन 2012 में 81.68 मीट्रिक टन, 2013 में 87.67 मीट्रिक टन, 2014 में 92.16 मीट्रिक टन, 2015-16 91 मीट्रिक टन, 2016-17 101.3 मीट्रिक टन, 2017-18 86.69 मीट्रिक टन। दिए गए आंकड़े जो है, ये भारत में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत इतनी कम क्यों है, इस दंडारेख के आधार पर, इस चार्ट के आधार पर हम आकलन कर सकते हैं। इस समय भारत में 10 मुख्य संकलित उद्योग तथा बहुत से छोटे इस्पात यंत्र हैं। भारत में स्थित इस्पात संयंत्रों के उत्पादों की जानकारी एकत्र करें। इस्पात निर्माण की प्रक्रिया हम देख लें कि किस तरीके से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया होती है। आप देख रहे हैं, कच्चे माल का कारखानों तक परिवहन करना, उसके बाद झोंकदार भट्ठी, लौह अयस्क का गलाया जाना, चूना पत्थर एक सहायक खनिज है जो इसमें मिलाया जाता है, धातु का मैल हटाया जाता है, अयस्क को गर्म करने के लिए कोक का ईंधन के रूप में इस्तेमाल। अब ढलुआ लोहा देख लें, तरल पदार्थों को साँचों में डाला जाता है जिससे ढलुआ लोहा तैयार होता है। ढलुआ लोहा से इस्पात बनना, ढलुआ लोहे को पुनः गलाकर ऑक्सीकरण द्वारा अशुद्धता हटाकर तथा मैग्नीज, निकल, क्रोमियम मिलाकर शुद्ध किया जाता है। धातु को आकार देना, रोलिंग, प्रेसिंग, ढलाई और गढ़ाई पर उस धातु को हम आकार देते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं लोहा और इस्पात संयंत्र। लोहा तथा इस्पात संयंत्रों को देख लें जो रेड कलर में इंगित है। बर्नपुर, बोकारो, दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, विशाखापट्टनम, विजयनगर, भद्रावती, सेलम, ये सब भारत के लौह और इस्पात संयंत्र हैं। इस समय भारत में 10 मुख्य संकलित उद्योग तथा बहुत से छोटे इस्पात संयंत्र हैं। क्रियाकलाप में हमने देखा कि भारत में स्थित इस्पात संयंत्र के उत्पादों की जानकारी एकत्र करना है। आइए हम कुछ देखें महत्वपूर्ण बक्सों को। मिनी इस्पात
मिनी इस्पात उद्योग छोटे संयंत्र हैं जिनमें विद्युत भट्टी, रद्दी इस्पात व स्पंज आयरन का प्रयोग होता है। इनमें री रोलर्स होते हैं जिनमें इस्पात सिल्लियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये हल्के स्टील या निर्धारित अनुपात के मृदु व मिश्रित इस्पात का उत्पादन करते हैं। एक संकलित इस्पात संयंत्र एक बड़ा संयंत्र होता है जिसमें कच्चे माल को एक स्थान पर एकत्रित करने से लेकर इस्पात बनाने, उसे ढालने और उसे आकार देने तक प्रतिक्रिया की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के माध्यम से बेचते हैं। 1950 के दशक में भारत तथा चीन ने लगभग एक समान मात्रा में इस्पात उत्पादित किया था। आज चीन इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात की सर्वाधिक खपत वाला देश भी चीन है। चित्र में आप देख रहे हैं कि भारत और चीन के कच्चा इस्पात उत्पादन का आप ग्राफ देख रहे हैं कि तुलनात्मक ग्राफ उत्पादन मीट्रिक टन में है। 2014 में आप देख रहे हैं कि चीन 882.7 मीट्रिक टन, भारत 86.5। 2015 में 89 हुआ, चीन 803.8। वर्ष 2016 में आप देख रहे हैं 95.6 मीट्रिक टन और चीन 808.4 मीट्रिक टन। 2017 में आप देख रहे हैं 101.5 मीट्रिक टन और चीन 870.9 मीट्रिक टन। 2018 में आप देख रहे हैं 106.5 मीट्रिक टन और चीन 928.3 मीट्रिक टन। ये कच्चा इस्पात उत्पादन का आप तुलनात्मक ग्राफ देख रहे हैं किस तरीके से चीन बहुत कितना आगे है हमसे। भारत में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। इस प्रदेश में इस उद्योग के विकास के लिए अधिक अनुकूल सापेक्षिक परिस्थितियां हैं। इनमें लौह अयस्क की कम लागत, उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता, सस्ते श्रमिक और स्थानीय बाजार में इनके मांग की विशाल संभाव्यता सम्मिलित है। यद्यपि भारत संसार का एक महत्वपूर्ण लौह इस्पात उत्पादक देश है, तथापि हम इनके पूर्ण संभाव्य का विकास नहीं कर पाए हैं। इसके निम्न कारण में का देख लें: उच्च लागत तथा कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता, ख कम श्रमिक उत्पादकता, ग ऊर्जा की अनियमित पूर्ति, घ अविकसित अवसंरचना आदि। हम भी उच्च कोट का इस्पात दूसरे देशों से आयात करते हैं। हालांकि हमारा कुल इस्पात उत्पादन घरेलू मांग पूर्ति हेतु पर्याप्त है। निजी क्षेत्र में उद्यमियों के प्रयत्न से तथा उदारीकरण व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने इस उद्योग को प्रोत्साहन दिया है। इस्पात उद्योग को अधिक स्पर्धावान बनाने के लिए अनुसंधान और विकास के संसाधनों को नियत करने की आवश्यकता है। क्रियाकलाप में हम देख लें, क्या आपने कलिंग नगर विवाद के विषय में पढ़ा है? विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करें और आपस में विचार विमर्श करें। हम देख लें, स्मेल्टिंग एल्यूमीनियम प्रगलन। भारत में एल्यूमीनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन है। यह हल्का जंग अवरोधी ऊष्मा का सुचालक, लचीला तथा अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। हवाई जहाज बनाने में, बर्तन तथा तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कई उद्योगों में इसका महत्व इस्पात, तांबा, जस्ता व शीशे के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होने से बड़ा है। आप चित्र में देख रहे हैं, एल्यूमीनियम तथा अयस्क का अनुपात 4 से 6 टन बॉक्साइट, 2 टन एल्यूमिना,
1 टन एल्यूमीनियम बनता है। एल्यूमीनियम तथा अयस्क का अनुपात आपने देख लिया। एल्यूमीनियम उद्योग से में विनिर्माण की प्रक्रिया, पहले बॉक्साइट को डाले, कच्चा माल बॉक्साइट खनन, परिवहन हुआ रेल या समुद्री जहाज के माध्यम से, एल्यूमिना बॉक्साइट दलन और एल्यूमीनियम घुलन, एल्यूमीनियम शोधशाला में प्रगालक स्थल तक भारी अयस्क का पहुंचना, शोधाला शोधशाला से कैल्शियम युक्त पेट्रोलियम कोक और कोयले खान से पिच। क्रायोलाइट एक पिघली धातु जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है। एल्यूमीनियम प्रगलक और एल्यूमीनियम प्रगालक आप देख रहे हैं। विद्युत 18,600 किलोवाट प्रति टन अयस्क में इसमें क्रायोलाइट किया जाता है एल्यूमीनियम प्रगलक में। देश के एल्यूमीनियम आप चित्र में देख लें, नालको प्रगलक में पट्टी लेप मिल। देश के एल्यूमीनियम प्रगलन संयंत्र उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र व तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। प्रगालकों में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में, जो भारी गहरे लाल रंग की चट्टान जैसा होता है, प्रयोग किया जाता है। प्रवाह चार्ट आप चित्र 6.8 में देख लीजिए, जिसमें एल्यूमीनियम निर्माण प्रक्रिया दर्शाता है। आपने देखा कि किस तरीके से इसमें एल्यूमीनियम का निर्माण हो रहा है, एल्यूमीनियम प्रगालक प्राप्त हो रहा है। क्रायोलाइट एक पिघली धातु जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है, एल्यूमीनियम प्रगालक। विद्युत इसमें कितना लग रहा है? 18,600 किलोवाट प्रति टन अयस्क के लिए। आपने देखा कि इस उद्योग की स्थापना की दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं: नियमित ऊर्जा की पूर्ति तथा कम कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चित उपलब्धता। क्रियाकलाप में क्या है कि एक कारखाना प्लास्टिक हैंडल वाले एल्यूमीनियम के बर्तन निर्मित करता है। यह प्रगालकों से एल्यूमीनियम प्राप्त करता है तथा किसी अन्य फैक्ट्री से प्लास्टिक का सामान लेता है। सभी निर्मित बर्तन एक माल गोदाम में भेज दिए जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट देख लें, कौन सा कच्चा माल परिवहन लागत में सबसे अधिक लागत वाला है तथा क्यों? परिवहन के लिए सबसे सस्ता कच्चा माल कौन सा है और क्यों? क्या आप समझते हैं कि पैकिंग के बाद तैयार माल की परिवहन लागत कम होगी अथवा एल्यूमीनियम और प्लास्टिक की परिवहन लागत अपेक्षाकृत अधिक होगी? क्यों? रसायन उद्योग। भारत में रसायन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है तथा फैल रहा है। इसका भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3% है। यह उद्योग एशिया का तीसरा बड़ा तथा विश्व के आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है। इसमें लघु तथा बृहद दोनों प्रकार की विनिर्माण इकाइयां सम्मिलित हैं। अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। अकार्बनिक रसायनों में सल्फ्यूरिक अम्ल, उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक गोंद, रंग रोगन, डाई आदि के निर्माण में प्रयुक्त नाइट्रिक अम्ल, क्षार, सोडा एस अम्ल और क्षार, सोडा एस, कांच, साबुन, शोधक या अपमार्जक, कागज में प्रयुक्त होने वाले रसायन तथा कास्टिक सोडा आदि शामिल है। इन उद्योगों का देश में विस्तृत फैलाव है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? कार्बनिक रसायनों में पेट्रो रसायन शामिल हैं जो कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक, रंजक पदार्थ, दवाइयाँ, औषध रसायनों के बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। ये उद्योग तेल शोधनशालाओं या पेट्रो रसायन संयंत्रों के समीप स्थापित है। रसायन उद्योग अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है। आधारभूत रसायन एक प्रक्रिया द्वारा अन्य रसायन उत्पन्न करते हैं जिनका उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोग,
कृषि अथवा उपभोक्ता बाजारों के लिए किया जाता है, ऐसे ही उत्पादों की एक सूची बनाएं। अब हम देख लें उर्वरक उद्योग। उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक, मुख्यतः यूरिया, फास्फोटिक उर्वरक यानी डीएपी तथा अमोनियम फास्फेट और मिश्रित उर्वरक, जिसमें तीन मुख्य पोषक उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोएट व पोटाश शामिल हैं, के उत्पादन क्षेत्रों के इर्द गिर्द केंद्रित है। तीसरा अर्थात पोटाश पूर्णतः आयात किया जाता है, क्योंकि हमारे देश में वाणिज्यिक रूप से या किसी भी रूप में प्रयुक्त होने वाला पोटाश या पोटेशियम यौगिक के भंडार नहीं है। भारत नाइट्रोजनी उर्वरकों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ 57 उर्वरक इकाइयाँ हैं जो नाइट्रोजन तथा मिश्रित नाइट्रोजनी उर्वरक निर्मित करती हैं। 29 इकाइयाँ यूरिया उत्पादन तथा 9 इकाइयाँ उप उत्पाद के रूप में अमोनियम सल्फेट का उत्पादन करती हैं तथा 68 अन्य लघु इकाइयाँ मात्र सुपर फास्फेट का उत्पादन करती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में 10 उपक्रम तथा भारतीय उर्वरक निगम एफसीआई गुजरात के हजीरा में सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत एक उपक्रम कार्यरत है। हरित क्रांति के पश्चात यह उद्योग देश के अन्य अनेक भागों में भी फैल गया। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल राज्य कुल उर्वरक उत्पादन का लगभग 50% उत्पादन करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक है। सीमेंट उद्योग निर्माण उद्योग निर्माण कार्यों जैसे घर, कारखाने, पुल, सड़कें, हवाई अड्डा, बांध तथा अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों में सीमेंट आवश्यक है। इस उद्योग को भारी व स्थूल कच्चे माल जैसे चूना, पत्थर, सिलिका और जिप्सम की आवश्यकता होती है। रेल परिवहन के अतिरिक्त इसमें कोयला तथा विद्युत ऊर्जा की भी आवश्यकता है। क्रियाकलाप में आप देखते हैं सीमेंट विनिर्माण इकाइयों का स्थापना कहाँ पर आर्थिक रूप से व्यवहारिक होगी। दूसरी क्रियाकलाप देखें तो भारत में यह उद्योग अन्य किन राज्यों में स्थित है, उनके नाम बताना है। यहाँ से इसे खाड़ी के देशों में बाजार की उपलब्धता है। पहला सीमेंट उद्योग सन 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात इस उद्योगों का प्रसार हुआ। सन 1989 में मूल्य व वितरण में नियंत्रण समाप्ति तथा अन्य नीतिगत सुधारों में सीमेंट उद्योग ने क्षमता, प्रक्रिया व प्रौद्योगिक व उत्पादन में अत्यधिक तरक्की की है। गुणवत्ता में सुधार के कारण भारत की बड़ी घरेलू मांग की अतिरिक्त पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व, अफ्रीका तथा दक्षिण एशिया के बाजारों में मांग बढ़ी है। यह उद्योग उत्पादन तथा निर्यात दोनों ही रूपों में प्रगति पर है। इस उद्योग को बनाए रखने के लिए पर्याप्त घरेलू मांग और पूर्ति में वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मोटर गाड़ी उद्योग मोटर गाड़ी यात्रियों तथा सामान के तीव्र परिवहन के साधन हैं। भारत में विभिन्न केंद्रों पर ट्रक, बसें, कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तिपहिया तथा बहुउपयोगी वाहन निर्मित किए जाते हैं। उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडलों के वाहनों का बाजार तथा वाहनों की मांग बढ़ी है, जिससे इस उद्योग में विशेषकर कार, दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों में अपार वृद्धि हुई है। पिछले 15 से भी कम वर्षों में इस उद्योगों ने अभूतपूर्व उन्नति की है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के साथ नई प्रौद्योगिकी के उपयोग से यह उद्योग विश्व स्तरीय विकास के स्तर पर आ गया है। आज इसकी 15 इकाइयाँ यात्री कार तथा बहुउपयोगी वाहन बनाती हैं, 9 इकाइयाँ व्यापारिक वाहन तथा 14 इकाइयाँ दो पहिया तथा तिपहिया वाहन निर्मित करती हैं। यह उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर तथा बेंगलुरु के आसपास स्थित हैं। सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविज़न, टेलीफोन, सेलुलर टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, पेडर, रडार, कंप्यूटर तथा दूरसंचार उद्योग के लिए
उपयोगी अनेक अन्य उपकरण तक बनाए जाते हैं। बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है। बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। इलेक्ट्रिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण उत्पाद का जो केंद्र है, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता तथा लखनऊ है। अगर 2010-11 तक देखें तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया यानी एसटीपीआई देश के 46 स्थानों पर स्थापित हो चुके थे। यद्यपि इस उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में है। यह भी अत्यंत रोचक है कि इस क्षेत्र में रोजगार पाए व्यक्तियों में लगभग 30% महिलाएं हैं। पिछले 2 या 3 वर्षों में यह उद्योग विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है, जिसका कारण तेजी से बढ़ता व्यवसायिक प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण है। भारत सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने के कारण हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर वेयर यद्यपि उद्योगों की भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, तथापि इनके द्वारा बढ़ते भूमि, वायु, जल तथा पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता। उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं: वायु, जल, भूमि, ध्वनि। प्रदूषण करने वाले उद्योगों में ताप विद्युत गृह भी शामिल हैं। चित्र में आपने देखा ही है कि ये चित्र में आप देख रहे हैं कि एससीएल रूपनगर में केबल निर्माण पश्चिम बंगाल में, और बीएचईएल यानी हैदराबाद में गैस टरबाइन रोटर का समायोजन। इसके पहले हम देख लें वायु, औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण। यद्यपि उद्योगों की भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, तथापि इनके द्वारा बढ़ते भूमि, वायु, जल तथा पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता। उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं: वायु, जल, भूमि, ध्वनि। प्रदूषण करने वाले उद्योगों में ताप विद्युत गृह भी सम्मिलित है। वायु प्रदूषण अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति जैसे सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण है। वायु में निलंबित कणनुमा पदार्थों में ठोस व द्रवीय दोनों ही प्रकार के कण होते हैं, जैसे धूल, स्प्रे, कुहासा तथा धुआं। रसायन व कागज उद्योग में ईंटों के भट्ठे, तेल शोधनशालाएं, प्रगलन उद्योग, जीवाश्म ईंधन दहन तथा छोटे बड़े कारखाने प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करते हुए धुआं निष्कासित करते हैं। जहरीली गैसों का रिसाव बहुत भयानक तथा दूरगामी प्रभावों वाला हो सकता है। क्या आप भोपाल गैस त्रासदी के विषय में जानते हैं? वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशुओं, पौधों, इमारतों तथा पूरे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालते हैं। जल प्रदूषण उद्योगों द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। जल प्रदूषण के प्रमुख कारक कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र तथा रंगाई उद्योग, तेल शोधनशालाएं, चमड़ा उद्योग तथा इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग हैं, जो रंग, अपमार्जक, अम्ल, लवण तथा भारी धातुएं जैसे सीसा, पारा, कीटनाशक, उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक और रबर सहित कृत्रिम रसायन आदि जल में वाहित करते हैं। भारत के मुख्य अपशिष्ट पदार्थों में फ्लाई ऐश, फोस्फोजिप्सम तथा लोहा इस्पात की अशुद्धियां हैं। अब हम देख लें तापीय प्रदूषण। जब कारखाना तापीय प्रदूषण से आप चित्र में देख सकते हैं, यह हमारा प्यारा भारत, और इस प्यारे भारत में विभिन्न संयंत्रों को जो हम देख रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के जो पार्क हैं भारत में, वो केंद्रित किए गए हैं जिन जिन शहरों में हैं। आप देख रहे हैं श्रीनगर, मोहाली, नोएडा, जयपुर, गांधीनगर, इंदौर,
मुंबई और पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, मैसूरू और केरल में तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु में चेन्नई, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, उड़ीसा का भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल का कोलकाता और असम का गुवाहाटी, ये कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के पार्क हैं। और अब हम देख लेते हैं तापीय प्रदूषण। जब कारखानों तथा जब कारखानों तथा तापघरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियाँ तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। जलीय जीवन पर इसका क्या प्रभाव होगा, बताएं। यानी जब कारखानों तथा तापघरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। जलीय जीवन पर इसका किस तरह प्रभाव पड़ेगा, इसको हमें बताना है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट व परमाणु शस्त्र उत्पादक कारखानों में से कैंसर, जन्मजात विकार तथा अकाल प्रसव जैसी बीमारियां होती हैं। मृदा व जल प्रदूषण आपस में संबंधित हैं। मलबे का ढेर, विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन, औद्योगिक बहाव, पैकिंग, लवण तथा कूड़ा करकट मृदा को अनुपजाऊ बनाता है। वर्षा जल के साथ ये प्रदूषक जमीन से रिसते हुए भूमिगत जल तक पहुंचकर उसे भी प्रदूषित करते हैं। अब हम देख लें ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से खिन्नता तथा उत्तेजना ही नहीं वरन श्रवण असक्षमता, हृदय गति, रक्तचाप तथा अन्य कायिक व्यथाएं भी बढ़ती हैं। अनचाही ध्वनि उत्तेजना व मानसिक चिंता का स्रोत है। औद्योगिक तथा निर्माण कार्य, कारखानों के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने, गैस यांत्रिकी तथा विद्युत ड्रिल भी अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम। कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना स्वच्छ जल दूषित होता है। औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है, इसका हम सुझाव देख लें। पहला देख लें विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग तथा जल का 2 या अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग। जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा जल संग्रहण। नदियों व तालाबों में गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनका शोधन करना। औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन 3 चरणों में किया जा सकता है। देख लें हम। पहला चरण है यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन। इसमें अपशिष्ट पदार्थों की छटाई, उनके छोटे छोटे टुकड़े करना, ढकना तथा तलछट जमाव आदि सम्मिलित है। दूसरा जैविक प्रक्रियाओं द्वारा द्वितीयक शोधन। तीसरा जैविक, रासायनिक तथा भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा तृतीयक शोधन। इसमें अपशिष्ट जल को पुनर्चक्रण द्वारा पुनः प्रयोग योग्य बनाया जाता है। जहाँ भूमिगत जल का स्तर कम है वहाँ उद्योगों द्वारा इसके अधिक निष्कासन पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए। वायु में निलंबित प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण, स्क्रबर उपकरण तथा गैसीय प्रदूषण पदार्थों को जड़त्वीय रूप से पृथक करने के लिए उपकरण होने चाहिए। कारखानों में कोयले की अपेक्षा तेल व गैस के प्रयोग से धुएं के निष्कासन में कमी लाई जा सकती है। मशीनों व उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है तथा जनरेटरों में साइलेंसर लगाया जा सकता है। ऐसी मशीनरी का प्रयोग किया जाए जो ऊर्जा सक्षम हो तथा कम ध्वनि प्रदूषण करें। ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल के साथ कानों पर शोर नियंत्रण उपकरण भी आवश्यक है। शोर नियंत्रण उपकरण भी पहनने चाहिए। सतत पोषणीय विकास की चुनौतियों के लिए पर्यावरणीय संचेतना से युक्त आर्थिक विकास की जरूरत आप चित्र में देख रहे हैं।
फरीदाबाद में यमुना एक्शन प्लान के अंतर्गत वाहित मल उपचार संयंत्र। इसके पहले हम देख लें राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह एनटीपीसी द्वारा दिखाया गया मार्ग। भारत में राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह कॉरपोरेशन विद्युत प्रदान करने वाली मुख्य निगम है। इसके पास पर्यावरण प्रबंधन तंत्र ईएमएस 14001 के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र है। यह निगम प्राकृतिक पर्यावरण और संसाधन जैसे जल, खनिज तेल, गैस तथा ईंधन संरक्षण नीति का हिमायती है तथा इन्हें ध्यान में रखकर ही विद्युत संयंत्रों की स्थापना करता है। ऐसे निम्न उपाय कुछ दिए गए हैं, उनको हम देख लें। आधुनिकतम तकनीकों पर आधारित उपकरणों का सही उपयोग करके तथा विद्यमान उपकरणों में सुधार, अधिकतम राख का इस्तेमाल कर अपशिष्ट पदार्थों का न्यून उत्पादन, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए हरित क्षेत्र की सुरक्षा तथा वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना, तरल अपशिष्ट प्रबंधन, राख युक्त जलीय पुनर्चक्रण तथा राख संग्रह, ऐश पॉन्ड प्रबंधन द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, सभी ऊर्जा संयंत्रों का पारिस्थितिकी रूप में मॉनिटर तथा समीक्षा करना एवं ऑनलाइन आंकड़ों का प्रबंधन करना। चित्र में आप देख रहे हैं रामागुंडम संयंत्र। तो आपने देखा कि राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह एनटीपीसी द्वारा जो मार्ग दिखाए गए हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया। धन्यवाद। जय हिंद।